रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। मरीजों गम ज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी क्लिनिक के अंदर आपको मरहबा कहते हैं। आज जो हमने सिलसिले में टॉपिक चुना है सर्दियों के हवाले से है, तो इस हवाले से कि ठंड के अंदर हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, ठंडे मौसम में उमूमी तौर पे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से जो बचाव के तरीके हैं वो इंशाल्लाह आसान तरीके जो हैं वो हम आपको आज बताएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मौसम की तब्दीलियों में भी बड़ी हिकमत रखी है कि अगर मौसम एक जैसे रहेंगे तो एक यकसानियत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, तो उसके अंदर तबीयत जो है ना वो अजीब सी होती है कि एक ही चीज़ उसकी चली जा रही होती है। तो आप ये देखें कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ इंसानी जिस्म में भी मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर गर्मियों का मौसम होता है तो उसकी अलग लवाज़मात होती हैं, अगर सर्दियों का मौसम होता है उसकी अलग लवाज़मात होती हैं। इसी तरह बारिश का मौसम है, इसी तरह ख़ज़ां का, इसी तरह बहार का। तो ये अलग अलग मौसम जो हैं इनकी अलग अलग लवाज़मात होती हैं और इनके अलग अलग जिस्मानी और ज़हनी तौर पे इंसान के ऊपर असरात पड़ते हैं। अब जिस्मानी तौर पे आप ये देखें कि जैसे मिसाल के तौर पे आप बारिश का मौसम होता है तो एक खुशगवार से जहन खुशगवार हो जाता है बारिश को देख के, चाहे कितना ही इंसान का मूड ख़राब हो, कैसा भी हो, लेकिन बारिश को देख के एक अच्छा जहन फील करता है। बच्चा या बूढ़ा या जवान कोई भी हो, अच्छा फील करता है। इसी तरह जब गर्मियों का मौसम आता है तो उसके अपने तरीक़ेकार होते हैं, उसके अपने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर अगर गर्मियाँ ना हो तो हम बहुत से ऐसे अनाज होते हैं जो हम इस्तेमाल करने में हमारे लिए दुश्वारी, क्योंकि उनके लिए ख़ास हीट चाहिए होती है पकने के लिए, तो वो हम आगे लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह जब सर्दियों में आप आते हैं तो सर्दियों का भी यही हिसाब किताब होता है कि सर्दियों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों में ही ख़ास तौर पे जो हैं पैदा होती हैं और उसके अपने एक फ़ायदे होते हैं। लाज़मी बात है अगर सर्दियों में वो चीज़ पैदा की जा रही है, अल्लाह सुब्हान ने उसको तख्लीक किया है सर्दियों के अंदर ही, तो उसमें इंसान के लिए यकीनन कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर रखे होंगे। और वो क्या फ़ायदे होते हैं, फ्रूट की शक्ल में हैं या किसी अनाज की शक्ल में हैं, हम वो ले लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ छोटी छोटी बीमारियों से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद हम एक बहुत बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो इसमें क्या एहतियातें करनी है हमें, क्या सर्दियों में हमें एहतमाम करना चाहिए, किस किस्म की चीज़ें लेके चलनी चाहिए, इस पर आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम डिस्कस करेंगे। सलमान भाई, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है हम पैदा हो जाती हैं, बिलखुसूस ख़ास तौर पे जो देखने में आती हैं। एक तो नज़ला वग़ैरह अमूमन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लोगों को गला ख़राब होने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ जगह पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बाज़ जगह पे कार्डिक की प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर आप ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उसमें कार्डिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है कि एकदम बॉडी टेम्परेचर अगर चेंज होता है इंसान के जिस्म में, क्या असरात पैदा हो जाते हैं उसमें? डॉक्टर साहब, जैसे सर्दी का जैसे मौसम आता है, आउटसाइड यानी बाहर का एनवायरनमेंट तब्दील होता है, तो बॉडी भी इंसानी जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना के रखा हुआ है जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर भी तब्दीली आ रही होती है। इंसानी जिस्म रिएक्ट करता है अपने आसपास के माहौल के हिसाब से। अब जैसे बाहर अगर सर्दी हो रही होती है, बाहर टेम्परेचर लो है, तो इंसान के जिस्म में ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो अपना टेम्परेचर 37 तक रखने की सलाहियत किसी हद तक रखता है। अब ये किस तरीके से होता है, जैसे सर्दी की आमद शुरू हुई तो गुदूद होते हैं, जैसे थायराइड वगैरह, वो हार्मोनल चेंजेस उसमें पैदा होता है। एक तो इंसान का जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, यानी जैसे खाना हजम करने का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाता है तो उसमें ये होता है कि जैसे बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही होती है,
वो हीट इनसाइड द बॉडी जनरेट होती है, टेम्परेचर बाहर लो हो रहा होता है। गर्मी में जो थायराइड का हार्मोन का लेवल इतना हाई नहीं हो रहा होता, हुदूद इतना काम नहीं कर रहा होता। मेटाबॉलिक रेट सर्दियों में ज़्यादा होता है, यानी हीट प्रोड्यूस हो। दूसरा, जैसे सर्दी लगती है तो हमको कपकपी तारी होती है। ये कपकपी बेसिकली शिवरिंग हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। जिनको सर्दी लग रही होती है, बेसिकली ये बॉडी का, इंसानी जिस्म का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि इंसान के जिस्म के अंदर हीट निकले, वो हीट इसको बाहर वाली हीट से कंपनसेट कर सके। इंशाल्लाह ये आपने बड़ा अच्छा इसमें बताया है। इसमें अब जैसे अगर हम इसको एक समराइज़ कर लेते हैं, इंसानी जिस्म जो है बेसिकली अपने जो सेंट्रल सिस्टम होता है उसको एक जगह पे यकजा कर लेता है, तो अंदर जो गरमाइश पैदा करने की सलाहियत है, सर्कुलेशन बहाव में भी तब्दीली आती है, सर्कुलेशन वगैरह जो है उसके हिसाब से, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर, उसको बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो वो उसको एक जगह पे लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पेरिफेरीज जो आपके हाथ है, पैर है, चेहरा है, नाक है, कान है, लो है कान की, ये पेरिफेरीज कहलाती है ना। ये बिल्कुल कोने के हिस्से जो होते हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा इंसान को लग रही है। उसकी रीजन यही होती है कि इन हिस्सों पे इसलिए ज्यादा ठंड लग रही होती है कि वो जो सर्कुलेशन है वो बजाय इसके कि आपके पेरिफेरीज की तरफ जाने, हाथ पैरों की तरफ जाने की या स्किन की तरफ जाने के बजाय वो आपके सेंट्रल सिस्टम की तरफ चलना, लोड ज्यादा हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर। मतलब ये है कि जब सर्दियां शुरू हों तो छोटे हों या बड़े हों, इन लोगों को ये वाले एरिया को ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए, हाथों को, सर को, पैरों को, जी बिलखुसूस छोटे बच्चों में और ओल्ड एज पेशेंट। बिल्कुल, सर्दियों से बचाव का ये एक आसान तरीका है और बहुत इजीली तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं कि आपने अपने थर को कवर करके रखना है। अगर आपने सफ़र कर रहे हैं, बाइक वगैरह चला रहे हैं या किसी ओपन एयर पे आप जा रहे हैं, तो अपने माउथ को कवर कर रखें, मुंह को कवर करके रखें, कोई मास्क वगैरह लगा के रखें। इसी तरह आप कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह आप कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो आपका गला ख़राब करने में पैदा कर सकती है, गला खराब पैदा कर सकती है, उससे आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। इसी तरह आप जब आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों के अंदर भी आप जो है जैसे टी शर्ट वगैरह, कपड़ों का जैसे होता है ना, ये मालूम ये कर लेते हैं कि जिससे सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा, अब हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा होता है। जैसे बाबुल मदीना की बात कर लें जी, तो हम कपड़ों का किस तरह से इंतखाब करें, कौन कौन से बॉडी के हिस्से हैं, जिस्म के हिस्से हैं, इनको सही तरीके से हम ढांप के रखें, कवर करके रखें, तो ये हमें रिस्क यानी सर्दी की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन या अमराज कम हो जाए। देखें, एक स्टडी के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बेसिकली 2 पॉइंट ऐसे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, जो सर्दी को या गर्मी को दोनों को बड़ी जल्दी कैच करते हैं। वो है हमारा हेड और टो, यानी सर और पैर। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपका पैर खुले हुए होते हैं तब भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और अगर सर खुला हुआ होता है तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है आपको। तो इसमें बेहतर यही होता है कि आप सर को भी अपने कवर करके रखें और अपने पैरों को भी सॉक्स के ज़रिए कवर करके रखें, या कोई और भी चीज़ जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको ठंड लगने के चांसेस कम से कम हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, इसी में एक मैं रिसर्च ऐड कर दूँ जी, आपकी बात इंटरव्यू की, कि अभी मैं पढ़ रहा था इसी हवाले से, जो हीट लॉस यानी जो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर से हमें से बेसिकली सर्दी लगती कैसे है। असल में इंसान के अंदर की जो हीट होती है ना, बाहर टेम्परेचर लो है, इंसान के अंदर की हीट बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। अगर हम जो कपड़े पहनते हैं तो बेसिकली इसका गर्म कपड़े जो पहन रहे होते हैं, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो इंसान के अपने जिस्म की गर्मी है, हीट है, वो अंदर ही रहे, बाहर से सर्दी अंदर ना आए और हीट अपनी बॉडी की अंदर ही रहे, उसी के अंदर सिस्टम काम कर रहा होता है। तो 80% जो बॉडी की जो हीट ज़ाया होती है सर्दियों के अंदर, वो सर के थ्रू होती है, सर के जरिए। और अगर हम सर को अपने कवर करके रखें, अगर इमामा शरीफ सजा के रखें, टोपी भी पहन के रखें, तो सर्दियों के अंदर ये बहुत लाइकली चांसेस हैं कि आपको ये सर्दी के हवाले से कवरिंग मिल जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इसमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आप जो इनकी छोटी छोटी आपकी परेशानियाँ होती हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी पैदा होती है सलमान भाई के सर्दियों में उमूमी तौर पे देखें, जो जिन छोटी छोटी बीमारियों को हमने अभी तस्करा किया, तो वो 2 तरीक़ों से होती हैं बेसिकली। एक होती है वायरल
और एक होती है बैक्टीरियल। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज क्लियर कर लें कि सर्दियाँ आती है तो वायरल होता है या वायरल अपनी जगह इन्फेक्शन होता है? देखिए वायरल तो वायरल है, वो तो आपको उमूमी तौर पर रहता ही रहता है ना, आपको मतलब परसिस्टेंटली कभी भी हो सकता है, लेकिन आपका बढ़ जाता है, इसका रेशो बढ़ जाता है। रीजन क्यों बढ़ जाता है? देखिए वही है, केयरलेसनेस जो होती है ना, कि आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप केयर नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप जब आप कमरे में बैठे हुए होते हैं, कमरे की खिड़कियां वगैरह आपने बंद कर रखी हैं, कर्टन वगैरह लगा रखे हैं आपने, और किसी को घर में खुदा ना खास्ता फ्लू हुआ है, तो वो उस कमरे में भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब कोई स्नीजिंग होती है, छींक वगैरह आती है, तो जरासीम वगैरह जो है वो उस फजा में या डॉक्टर साहब ये तकिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तौलिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बलगम भी निकल रहा है, ये इसकी वजह से भी फैल जाएगा? बिल्कुल, ये इसमें होता है, इसमें काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये जरासीम जो है ना लग सकते हैं। इनमें एहतियात करनी चाहिए थोड़ी सी। और जब ये जरासीम होते हैं बेसिकली जो क्लोज्ड एरिया होते हैं, जो जहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, क्योंकि अंदर कमरे के अंदर एज़ कम्पेयर टू बाहर के आपको ज़रा ठंड ज़्यादा मिलती है। बाहर ओपन एरिया होता है, ठंड वहाँ पे भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो ओपन एरिया होती है इसलिए वहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाती है चीज़। लेकिन कमरे के एरिया, क्योंकि एक आपका कमरे का एरिया हदूद अरबा बहुत छोटा सा होता है, तो उसी कमरे के अंदर अगर 3, 4, 5, 6 लोग होंगे या 4 लोग होंगे या 2 लोग होंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इसको कैरी करते हैं, उसको दोबारा इसके चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप कमरे में हों तो कोशिश करें कि जैसे आप कमरे से अगर बाहर निकल रहे हों तो उसको दरवाजे वगैरह या खिड़की वगैरह जो भी है उसको खोल दें, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए, कमरे के अंदर आ जाए, तो वो जो माहौल है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ इस पर भी तवज्जो लेनी थी कि जैसे गर्मी होती है तो फिर सर्दी आ रही होती है, तो सर्दी के कपड़े अपने अलग होते हैं, उसके भी ब्लैंकेट अलग होते हैं, लिहाफ भी अलग होते हैं, तो इनको क्या जैसे पिछले साल इस्तेमाल किए थे तो अब क्या दोबारा निकाल के इस्तेमाल कर लें? देखें उसका तरीका होता है, इसको भी कुछ तरीका है? बिल्कुल उसका भी तरीका होता है। आजकल मुझे नहीं पता कि ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन जब हम छोटे होते तो हम अपने बुजुर्गों को देखते थे कि अगर वो पुराने उन्होंने लिहाफ वगैरह रखे हुए तो उनको बाकायदा सर्दी आने से कुछ अरसे पहले निकालते थे, उनको बाकायदा खोला जाता था। जी। खोलने के बाद उसकी सफाई करवाई जाती थी, धुलाई कराई जाती थी, अगर उसमें कुछ भरना है, रुई वगैरह भरनी है तो उसको रिफ्रेश करवाया जाता था, उसके बाद यूज़ किया जाता था। आजकल ये होता है कि उसके जो, क्योंकि आजकल लिहाफ का ट्रेंड ज़रा कम हो गया, कंबल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं या कोई मोटी चादर वगैरह या कुछ किस्म की चीज़ें जो है। डॉक्टर साहब ये जैकेट वगैरह भी पुराने रखे हुए होते हैं तो बगैर धुले हुए इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके क्या स्किन की एलर्जी वगैरह के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल चांसेस होते हैं, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको अगर यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कोई माइट्स वगैरह उसके अंदर डेवलप हो गए हों, कोई ऐसे जरासीम डेवलप हो गए हों जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा उसको क्लीन करवा लें, सफाई करवा लें। सफाई नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट कम अज़ कम उसकी अपना धूप के अंदर रख दें, उसको कम से कम धूप लगा लें, कम अज़ कम, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आप 24 से 48 घंटे जो है उसको वहाँ पे धूप लगा देंगे तो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना इसमें सेफ हो जाता है आदमी। तो एहतियात करनी चाहिए, जो भी आप कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी आप फैब्रिक वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी पर्पज़ पे, उसमें आपको एहतियात करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाज़ार से हम जो लोग ख़रीद लेते हैं कपड़े, ओपन मार्केट से जो परचेज़ करते हैं, ब्लैंकेट, वो जैकेट्स वगैरह हो गए, ग्लव्स वगैरह, कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, तो ये ओपन रखे हुए होते हैं। अभी किसी के इस्तेमाल भी हो सकते हैं या बिल्कुल 0 मीटर यानी ब्रांड न्यू भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे कपड़ों को भी लेके रिफ्रेश करवाना, साफ़ करके अच्छी तरीके से? देखें जो यूजुअली इस्तेमाल शुदा लोग, क्योंकि जो बेचारे नहीं ओपन मार्केट के हैं, जो मार्केट के अंदर भी जो रखे हुए अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सर डॉक्टर साहब जो मार्केट के अंदर रखे हुए वो बिल्कुल ही फ्रेश हो। नहीं, हर नई चीज़ ली हुई इन्फेक्टेड तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आप एक ब्रांडेड चीज़ लेते हैं, अच्छी कंपनी की चीज़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको फेथ करना पड़ रहा होता है कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए होके आ रही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आप ले रहे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो उसमें एहतियात कर लेनी चाहिए, घर आके आप उसको वॉश कर। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोल रहे होते हैं, जैसे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको टीबी थी, कोई ऐसा कोई और किस्म के पेशेंट होते हैं, वो किसी ने कभी वो कपड़े इस्तेमाल किए हों, फिर वो मार्केट में अवेलेबल हो गए, वो भी भले फ्रेश हो गए भी आपको मिल गए, वो जरासीम तो अपनी जगह वहीं रहेंगे, इन्फेक्ट
इन्फेक्टेड होने का तो चांस है आपका। देखें, अगर वो सही तरीके से आप उसको एक तरह से अपनी ज़बान में मेडिकल लैंग्वेज में स्टरलाइज जिसको कहते हैं, सही। स्टरलाइजेशन, और अगर हम उसको कहेंगे जरासीम उसके ख़त्म कर दी जाए, किसी वो हद तक। किसी हद तक ख़त्म कर दी जाए, वो आप धुलाई के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। कोई डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई केमिकल्स वगैरह। अब जैसे मार्केट से लेते फ़ौरन ना पे इस्तेमाल कर लिए जाए। हाँ, उसमें एहतियात करनी चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं। कॉल सुना दीजिए। आशिक हुसैन अताई सर, बहावल नगर से। सर डॉक्टर से मेरा ये सवाल था कि खांसी का इलाज को बता दीजिएगा सर। इंशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए। जवेद अतारी, बहावल नगर, जिला बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। सर सवाल ये है कि मेरे जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, जिसम पे ददरियां जैसे बनती है इस तरह की, तो दवाई है वो भी बता दें इंशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए। मेरे ना पाँव के तलवे जो हैं, तलवे के दरमियान में दर्द होता है, जैसे पट्टे का खिंचाव महसूस है। मसलन जब पंजे पर वजन डालता हूँ ना नमाज के लिए, जब सजदा करके जब खड़े होते हैं तो पंजे पर खड़ा नहीं हुआ जाता। तलवे के दरमियान वाले हिस्से में ना गोश्त में खिंचाव सा दर्द सा फील होता है। तो इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये अभी 3 कॉल इन्होंने जो पहले हमारे कॉलर थे उन्होंने कहा था खांसी उनको रहती है, उसका इलाज है। अब खांसी की वजूहात क्या हैं, पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि आया खांसी हो क्यों रही है। खांसी की बहुत सारी वजूहात होती हैं और उसी वजूहात को ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको पुरानी खांसी है और साथ में बलगम भी आता है तो आपको चेस्ट के हवाले से जो है इसको वर्कअप करना पड़ेगा कि सीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम। एक खांसी की अमूमन लोगों को जो नज़ला वगैरह होता है या ज़ुकाम वगैरह होता है वो पोस्ट ड्रिबलिंग होती है, अंदर की तरफ गिर रहा होता है, तो जो आपका फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो सांस जब आप अंदर ले रहे होते हैं तो वो उस दीवारों से इरिटेशन यानी कि एक इर्ताश सी पैदा करती हुई जाती है, उसके धसके में आपको खांसी सी लगती है, उसको भी लोग खांसी बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होता है। तो इन इस्लामी भाई ने जिन्होंने कॉल की थी, इस बेटर के ये अपने डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि उसकी रीज़न पता चले कि बेसिकली खांसी है किस किस्म की, फिर उसी हिसाब से दवा की जाए। दोनों सूरतों में ट्रीटेबल है, इलाज किया जा सकता है, लेकिन जब तक आप उसकी कॉज पे नहीं पता चलेगा, उसकी रूट का नहीं पता चलेगा, जब तक उसका ट्रीटमेंट बेकार है। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से खांसी की अमूमी क्लिनिकली तो 2 किस्म होते हैं ना, प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव। जैसे बलगम आ रहा है और एक खुश। अब जैसे किसी को खुश खांसी किसी वक्त हुई और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी वो मेडिसिन इस खांसी के लिए, उस वक्त इसको आराम आ गया, लेकिन ये फिर मेडिसिन ये रख लेते हैं, फिर ये हर खांसी के लिए यही मेडिसिन इस्तेमाल हो रही थी। नहीं, ये इसका ज़रा डिफरेंशिएट कर दें। नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक कहेंगे ड्रॉबैक है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत जाते हैं। जो खांसी की 3-4 किस्में भी हैं और इसकी वो वैरायटी भी होती है बहुत ज़्यादा। और फिर ट्रीटमेंट किस तरह दिया। अमूमन तो खांसी पेशेंट को तो ये लग रही होती है डॉक्टर साहब खांसी ही हो रही है, वो एक सिंपल सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, खांसी होती है, लेकिन खांसी में इट्सल्फ बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं कि खांसी हो क्यों रही है। ये डॉक्टर का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर साहब, ये अमूमन बच्चों के केसेस में ज़्यादा देखने में आता है कि एक दफ़ा ये सब में होता है बच्चों में, इसलिए आपको ज़्यादा लगता है कि बच्चे ज़्यादा बेसिकली ज़ुकाम नज़ला से ज़्यादा वो इफेक्ट होते हैं। जब वो जुकाम नज़ले से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तो उमूमी तौर पे नज़ला और जुकाम को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। जब वो बढ़ जाता है यानी कि खांसी की सूरत इख्तियार कर लेता है, गला ख़राब कर देता है और अगला स्टेप जो है वो सीना भी ख़राब कर देता है, बिलखुसूस बच्चों के अंदर सीना भी ख़राब हो जाता है, कंजेशन हो जाती है सीने के अंदर। तब जो है ना वो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो फिर वो एक स्टेज उस स्टेज से निकल चुके होते हैं। सही। आपको फिर एक्सपेंस यानी कि आपको जो अखराजात हैं वो भी आपके डबल ट्रिपल पे चले जाते हैं। अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर आप करवा लेते हैं तो आप बड़ी सस्ते में वो इलाज किया जा सकता है। उमूमी तौर पर अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन अपना टाइम पीरियड लेता है, 6-7 दिन 8 दिन टाइम पीरियड जो है वो लेके जाता है। उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल दवा से भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके नुकसानात हो गए, पैदा शुरू हो गए आपको, तो फिर यकीनन उसके हिसाब से आपको दवा साथ अगर बुखार भी साथ हो रहा है तो फिर इसको बैक्टीरियल की तरफ लेंगे। डॉक्टर साहब, अब इसमें यूं कर लेते हैं कि जैसे खांसी है, अभी जैसे सर्दी की आमद है, अब ये जैसे एपिसोड हो जाते हैं, किसी को खांसी हो जाती है हल्की खुश्क या बलगम वाली, तो ऐसी कौन कौन सी एहतियातें हैं बिलखुसूस सर्दी के हवाले से जो सारे जुमला जो पेशेंट हैं इनके लिए फ़ायदेमंद हो? देखें, एक तो सर्दी की जो एहतियात है वो तो करनी है, यानी कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक इस तरह का। देखें, अगर जूस में थोड़ा सा ये है कि जूस वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं उस सूरत में कि जब आप उसको ठंडे ना पिएं।
सही। ठीक है। जूस में एट सेल्फ अगर हम फर्ज करें कि जैसे हमारे पास सीजनल फल जो है, किन्नू है, मौसमी है, ये सीजनल फल है, हम इनके अगर जूसेस वगैरह पीते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद तो है। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी वगैरह शामिल होता है और आपका जो बॉडी रेजिस्टेंस जो है ना उसमें यानी मदाफती निज़ाम को मजबूत करता है। तो अगर आप वो ले लेते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा ये है कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी आपकी पूरी कर रहा होता है, क्योंकि सर्दियों में आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही होती, तो वो भी पानी भी आप उस तरह से पूरी कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके जूस की शक्ल में आपने ले लिया। तो आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपका बॉडी का जो मदाफती निज़ाम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा जो है आपको पानी की जो कमी है वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। सर्दियों में एक आम शिकायत होती है कि स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। उसकी रीज़न दो होती हैं। एक तो रीज़न ये होती है कि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है आदमी का, ठीक है। दूसरी रीज़न ये होती है कि जब हवा में खुश्की, हवा में जो नमी है वो भी थोड़ी सी कमी की तरफ चले जाती है, जिसकी वजह से वो खुश्क हो जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है जब आप गुस्ल कर रहे होते हैं तो गर्म पानी से आप बेसिकली गुस्ल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से कर रहे होते हैं, जो कि आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देता है। तो जब भी आप इन चीज़ों को केयर करेंगे तो जिससे गुस्ल करने जा रहे हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। एक नॉर्मली जो गर्म पानी होता है इजीली उससे आप जो है ना वो सही गुस्ल कर सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं। इस पे लेते हैं खांसी के हवाले से आपने जैसे भी बताया कि ये ठंडे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, जूस हम भले सादा हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा एहतियात करें। कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी सूरत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी भी सूरत में नहीं, सही, किसी भी सूरत में नहीं। डॉक्टर साहब अभी जो अभी आप बयान फरमा रहे थे ये दूसरी कॉल इसी की है, इनको स्किन का एलर्जी बेसिकली, इसको डिटेल में ले लेते हैं। इसमें अब बात वही आती है कि एलर्जी किस किस्म की हो रही है इनको। ये मैं इसी पे आ रहा था कि ये अमूमन बाजार से जो लिए हुए होते हैं या पुराने कपड़े रखे हुए होते हैं, सर्दियों में दोबारा पहन लिए जाते हैं, इस तरह के स्किन एलर्जी के बहुत सारे पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं इसमें। और एक मेन वजह जो ठंडे मौसम में बनती है ना वो यही बनती है कि आपकी ड्राइनेस हो जाती है, स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है। और अगर ज़रा सा भी आपका जो एलर्जी का एलिमेंट होता है आपके स्किन के ऊपर तो वो एग्रीवेट कर जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि एक तो वो ऑलरेडी आपका वो जो माइट्स वगैरह हैं, जो भी जरासीम आपकी जिल्द के ऊपर मौजूद है, वो प्लस खुश्की, सही, दोनों मिला के आपकी जो तकलीफ है, जो खारिश है, उसको बढ़ावा दे देते हैं। इसका सिंपल आसान तरीका ये है कि स्किन को अपने खुश्क ना होने दें। कोई भी मॉइस्चराइजिंग चीज़ जो है ना वो आप लगा के रखें, स्किन को तर करके रखें, क्रीम वगैरह लगा के रखें, इस किस्म की जगह स्किन आपकी तर रहे, खुश्क नहीं होनी चाहिए। तो आप तकरीबन 50 to 60% जो है खारिश वगैरह जो है ना आपकी बॉडी के अंदर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी जो चीज़ होगी वो अद्वियात वगैरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ एहतियातें, वो डिपेंड करता है कि आपको खारिश किस किस्म की है। अगर आप इसमें दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि जैसे स्किन एलर्जी, जिनको सिर्फ स्किन की एलर्जी या किसी और चीज़ की, जैसे अभी आपने बयान फरमाया कि स्किन को खुश्क ना होने दे, इसके एक तो तरीका आप हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखें, दूसरा जूस का विटामिन सी जैसा भी आपने बताया था, ये दो चीज़ें अगर इसको पाबंद कर लिया जाए, क्योंकि विटामिन सी का रोल स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इम्यूनिटी, जब भी इम्यूनिटी आपकी लो हो रही होती है तो उसमें भी एलर्जी आ रही होती है, तो विटामिन सी दोनों तरफ काम कर रहा है, दोनों तरफ काम करेगी। और आप ये देखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस सर्दी के सीज़न के अंदर जो फ्रूट्स हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो तमाम के तमाम फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। चाहे वो किन्नू ले लें, माल्टा ले लें, मिठा ले लें, इस किस्म के जितने भी फ्रूट्स हैं इनके अंदर विटामिन सी की बेइंतहा मिकदार मौजूद है। डॉक्टर साहब ये लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। स्किन जो होती है ना, जैसे हम खिंचाव होता है स्किन का, भी डॉक्टर साहब ये पता कैसे चले स्किन हमारी खुश्क है, ये डिहाइड्रेटेड है, ये भी बता दें। देखें वो तो पता चल ही जाता है जब आदमी की स्किन जब खुश्क, डिहाइड्रेटेड अलग, डिहाइड्रेशन अलग चीज़ होती है, डिहाइड्रेशन अलग चीज़ है, वो आप सही फरमा रहे हैं। आप अगर खुश्की की तरफ जाएंगे, खुश्की तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ जाएगी। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो ऐसे मौसम के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अगर होगी आपको, सही, तब आप उसको क्लिनिकली उसको पहचान सकते हैं। अगर हल्की फुल्की होगी तो वो आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम में रिक्वायरमेंट नहीं बनती है पानी की इतनी ज़्यादा आदमी को ना, इसलिए डिहाइड्रेशन के चांसेस कम। इसलिए ये बयान कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी, जो लचक होती है ना जी, इसमें जो एलिमेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ही को फैक्टर के तौर पर विटामिन सी है। विटामिन सी जितना आप ले रहे होंगे आपकी स्किन बिल्कुल इम्प्रूव्ड होगी,
कलर वगैरह के अंदर भी इंशाल्लाह ज़वजल बेहतरी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा अच्छी तरह काम करना शुरू करेगा। एक तीसरे कॉलर हैं डॉक्टर साहब। तीसरी जो कॉल थी इनके वो पाँव में पाँव के तलवे के सेंटर में बेसिकली ये बता रहे हैं कि इनको वो तकलीफ होती है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक डिजीज़ होती है वो एग्जामिन के बाद ही पता चलेगा कि प्लांटर फैशाइटिस तो नहीं है कहीं जी। ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि अब अपने इसमें ये भी नहीं मालूम कि एक पाँव में या दोनों पाँव में। एग्जैक्टली तो ये अपने डॉक्टर से अगर रुजू कर लें, बिलखुसूस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे रुजू कर लेंगे, वो उनको बेहतर गाइड कर देंगे। अगर वो प्लांटर फैशाइटिस है उनको तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर साहब इनका यूरिक एसिड चेक करवा लें। यूरिक एसिड एहतियातन करवाया जा सकता है। अगर एज ज़्यादा है 30 से ज़ायद है, बिल्कुल कोई मुजाहिदा नहीं है, एहतियातन करवाया जा सकता है, बिल्कुल सही। करवाया जा सकता है। कुछ कॉल हैं डॉक्टर साहब, वो ले लेते हैं। कॉल सुना दीजिए। ज़हीर अख्तर मेरा नाम है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये था कि मेरी एक भतीजी है जिसे थैलीसीमिया की बीमारी है। मैं ये पूछना चाहता था कि इसके बारे में इलाज और वजह अगर बता दी जाए तो हमें उसकी क्या वजह रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह एक और कॉल दे दीजिए। मैं मोहम्मद अदनान अतारी बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मेरी ये अर्ज है कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी तकरीबन 21 साल उम्र है और उसका ये मसला है कि 12 महीने उसको नजर जुकाम लगा रहता है और 12 महीने उसके नाक से और आंखों से पानी बहता रहता है। सर्दियों में खुसूसन ये चीज ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है और उसके अलावा उसको मतलब के लगातार 5-5 छींकें भी आ जाती है। बराए करम इस पे गुहाल शाह फरमा दीजिए। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब से सवाल है, मेरे जॉइन में घुटना से आवाज आता है, जॉइन से आवाज आता है, कमर हो गया और ये शोल्डर से जॉइन से आवाज आता है। मेरा एज 25 हो रहा है, इलाज बता दें। जज़ाकल्लाह खैर। एक और कॉल दे दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अकबर अत्तारी हिंद यूपी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मदनी क्लिनिक में डॉक्टर साहब से ये सवाल अर्ज है, सर्दियों में मेरे हाथों की हथेलियाँ बहुत ज्यादा फटती हैं, यानी एक कट जो मतलब होता है उसमें अगर 2-3 दिन अगर वेसलिन या तेल वगैरह न लगाऊं तो यहाँ तक के खून तक निकल आता है। तो बराए मेहरबानी इसका कोई इलाज बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब ये जो पहले कॉलर थे इसमें थैलेसीमिया का इलाज इन्होंने पूछा है बिल ग़िज़ा, जो कि अब थैलेसीमिया में जो मेजर प्रॉब्लम हो रही होती है खून ना बनने की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वैसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जो खून आवर हों, यानी खून बनाने में मददगार हों। मसलन अब जैसे इसके अंदर जैसे आपका खजूर है वो रिच ऑफ आयरन है, चुकंदर का जूस वगैरह है, ये जितने भी आयरन के सोर्सेज हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जैसे सीजन अगर देखते हैं तो गाजर ये आप बेहतरीन है। सीजन के हिसाब से अगर आप देखें पालक बहुत अच्छा है आपके लिए, मेथी बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। ये तो बिल ग़िज़ा हमने ये कहा तो ज़िम्नन है या अब ये हर किसी के लिए फायदेमंद है। नहीं, ये तो डेफिनेटली सर्दी में सबके लिए फायदेमंद है, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो है सर्दियों का, ग़िज़ाएं सर्दियों की हैं ये सही, ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही फायदेमंद होगी। लेकिन अगर ये इसके हिसाब से देखते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। थैलेसीमिया का डायग्नोस पेशेंट है तो ऑब्वियसली ये डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट तो करा ही रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन को एडेड अपने ग़िज़ा कर लेंगे तो इनसे मजीद बेहतर होने का चांस। हाँ बिल्कुल, और लेकिन ग़िज़ा को भी अपने डॉक्टर से मशावरत कर लें, क्योंकि उनकी जनरल फिजिकल कंडीशन क्या है ये उनके डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। उनकी जनरल फिजिकल कंडीशन को देखने के बाद ही वो सही गाइड कर पाएंगे। हो सकता है हमारे हिसाब से ये ठीक हो, लेकिन उनकी जनरल फिजिकल कंडीशन ऐसी हो कि शायद उनके लिए मुनासिब ना हो, इसलिए उनसे मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दूसरे जो कॉलर हैं ये 21 साल की इनकी उम्र है, क्रोनिक केस लग रहा है, ये 12 माह नज़ले की शिकायत है। ये बहुत सारे पेशेंट हैं उनको आम ये शिकायत होती है और सर्दियों के अंदर ये बढ़ भी जाती है। इसको साइनसाइटिस बोलेंगे, एलर्जी बोलेंगे, पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखें, अब बात वही है कि होता क्यों है, ये तो एग्जामिनेशन के बता रहे हैं 12 माह से हो रहा है। अब 12 माह से हो रहा है, बकौल इनके 12 माह से हो रहा है, तो 2-3 रीजंस होंगी। एक तो ये है कि जनरल रीजंस ये होंगी कि उनकी डाइट पैटर्न क्या है, उनकी 21 साल उम्र बताइए। 21 साल की उम्र में उनका अपना खाने का अंदाज क्या है, क्या ग़िज़ा लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं,
उनका रिहाइश की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, हो सकता है उनका नेचर ऑफ वर्क इस किस्म का ना हो। ये फीमेल है, सेंसिटिव शायद फीमेल पेशेंट है, घर में ही रह रहे हो होंगे, सकता है कि एनवायरनमेंट बाहर का, बिल्कुल धुएं वगैरह से भी हो सकता है कि एलर्जी वगैरह हो। अगर फीमेल हैं तो धुएं की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये मसला हो सकता है। सेकंड जो इशू निकल सकता है वो ये हो सकता है कि इनका फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे डॉक्टर से करवाएंगे, ईएनटी बिलखुसूस ईएनटी स्पेशलिस्ट से, तो वो नाक की पोजीशन देख लेंगे कि नाक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने फरमाया कि साइनसाइटिस भी पॉसिबिलिटी है, डीएनएस के भी पॉसिबिलिटी है। दोनों डीएनएस मदनी चैनल के नाज़रीन बेसिकली नाक की हड्डी जो या गोश्त जो बढ़ जाता है उसको कहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे होती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर है कि अपने ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट हैं आपके इलाके में उनसे आप मशवरा कर लें। इन द मीन वाइल आसान तरीका यही है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं या किसी ऐसी जगह पे एक्सपोज होते हैं तो कोशिश करें कि कवर कर लें, कोई मास्क वगैरह ले लें आप, उससे आप बच सकते हैं। भाप अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे इस तरह के जो पेशेंट है जिनको क्रोनिक यानी मुस्तकिल मसला आ रहा है, नज़ले का आ रहा है, छींके भी इनके एपिसोड हैं और सर्दियों में ये बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीजों का स्टीम लेना कैसा है? मैं वही अर्ज कर रहा था कि भाप वगैरह ले लें, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। स्टीम का भी कोई प्रोसीजर है, तरीका कार है या वैसे? देखिए भाप तो अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। एक स्टीमर मार्केट में आता है, वो ले लें। स्टीमर भी ले सकते हैं आप। घर में जो है आपका जो घर में किस तरह से चूल्हा वगैरह होता है, पानी बॉईल करके जो है कोई चादर वगैरह या कोई टॉवल वगैरह लेके उस पर कवर अप करके ऐसे कवर कर लें, अपना मुंह जो है स्टीम की तरफ रखें और उसको जो भी बाउल वगैरह है, जो भी आपका पतीला वगैरह है, सही, वो स्टीम डायरेक्टली आपके पास। सब ये सांस इसमें मुंह से लेनी है या फिर नाक से लेनी है? देखिए नाक से लेके मुंह से निकालनी। सही तरीका ये तरीका, नाक से सांस ले, मुंह से निकाल दे। सही, ठीक है। और इसका दौरानिया जितना मैक्सिमम ले सकते हैं। बाज़ लोग जो है 1 मिनट में ही थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, बाज़ लोग 5-5 मिनट भी ले लेते हैं। मतलब जितना टॉलरेट कर सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ले लें, लेकिन एपिसोड इसके बढ़ा दें। अगर फ़र्ज़ करें कोई 2 मिनट बर्दाश्त कर सकता है तो दिन में वो 4-5 दफ़ा ले ले। अच्छा, 6-7 दफ़ा ले ले, कोई इसमें मुज़ायका तो नहीं है, फ़ायदा ही होगा। सही। देखिए आपको नज़ले के साथ साथ स्टीम आपकी स्किन पे भी असर करेगी। सही, स्किन को भी फ़ायदा देगी, ग्लोइंग पैदा कर देगी स्किन के ऊपर भी। जो इसमें अमूमन जिनको नज़ले की प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो उसमें इनको साइनस की भी कंप्लेन हो रही होती है जी, क्योंकि जब नज़ला हो रहा होता है तो यानी म्यूकस बन रहा होता है, वो आपके जो दांतों के ऊपर के साइनस हैं, सर के ऊपर के साइनस, ये भी ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो जब ये हीट जाती है तो ये जो म्यूकस वगैरह होता है, जो जाम हुआ होता है साइनस में, वो पिघलना शुरू हो जाता है। जी, नरम पड़ जाता है, उसमें सांस लेने में भी आसानी होती है। बिल्कुल, वो तकलीफ भी कम हो जाती है। मतलब ये बच्चों के अंदर भी अगर इस तरह जिनको खांसी है, नज़ला हुआ है, तो इसमें बच्चों को भी स्टीम दे दें? सबको, सब ले सकते हैं। मतलब आप इसको कहेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जिसको आप। देखिए जिनको नज़ला है उनके लिए बहुत प्रोफाइलेक्टिक रोल है इसका। मतलब ये जिनको क्रोनिक है नज़ला, नज़ले की शिकायत मौजूद है, परसिस्टेंट है, वो तो मेरे ख्याल से इसको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन रेगुलरली कर भी लें तो इनके लिए फायदेमंद है। किसी हद तक दवाइयों से अभी तो मार्केट में बहुत इजी वे है ना कि आपके पास स्टीमर अवेलेबल हैं और हर साइज के, हर स्टाइल के स्टीमर अवेलेबल है। सही, आप छोटे स्टीमर से लेके बड़े स्टीमर तक दोनों अवेलेबल हैं और इकोनॉमिकल हैं, इतने महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। वो आप मार्केट से ले सकते हैं और वो बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तीसरे कॉलर है, इनके जोड़ों में से आवाज आती है, कंधों के भी, कमर के भी, घुटने के भी। एज इनकी इतनी नहीं है, 25 ईयर्स, 25 साल उम्र बताई थी इन्होंने। वेट अगर बता दे तो आसानी हो जाती, क्योंकि वेट तो ज़्यादा नहीं है इनका। दूसरा ये है कि इनको बोन प्रोफाइल करवाना पड़ेगा, बोन प्रोफाइल करवा के देख लें। और सब इसमें उमूमन इसमें पेशेंट की कुछ लोगों की आदत भी होती है अपने कमर को झटके देने की, और इसको जब इनको लगता है कि जब ये आवाज आती है तो उसके बाद शायद इनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल सही। तो क्या क्लिनिकली ये झटके देना इस तरीके से आप करना सही है? बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है कि अगर आपने खुदा ना खासा, बाज लोग तो मतलब करवाते हैं। जी, वो करवाना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जिस प्रेशर के साथ कर रहा होता है ना, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई भी एक मोहरा इधर उधर हिल गया। जो बाजार के अंदर ये जैसे बाल काटने वाले होते हैं, बाल काटने के बाद जो मसाज करते हैं, उसमें खास इनका तरीका होता है जो कमर गर्दन को झटका देने का। उसके बाद टेम्पररी तौर पे जो पेशेंट होता है, जो भी जिसको हो रहा होता है,
पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, उसको लगता है कि बहुत सुकून मिल गया, तो क्या ये फ़ायदेमंद है? नहीं, वो भी नुकसानदेह है, वो भी मतलब आपके लिए काफ़ी हद तक नुकसान पैदा हो सकता है। देखें, वर्टिब्रा जो है यानी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो आपकी तो गर्दन की पीछे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कमर के नीचे तक जा रही है पूरी एक, और ये आपका बेसिकली मेन है, सही। यानी कि आपका हब है, एक पावर हब है। अगर यही खुदा न खास्ता यहीं कोई फॉल्ट हो गया, कोई डैमेज हो गया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की। हाथों को भी झटकते हैं डॉक्टर साहब, कमर को भी झटकते हैं, आवाज़ आती है तो उन्हें लगता है कि अब शायद ये सही हो गया। नहीं, वो गलत रहता है, उनका नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा डैमेज हो सकता है, ज़रा सी रिलैक्सेशन के लिए आपको बड़ा डैमेज हो सकता है। तो ये जो इस्लामी भाई हैं जिन्होंने ये बताया कि इनके जोड़ों में से तकलीफ होती है, आवाज़ें आती हैं, तो इनको मेरे ख्याल से अपना ये वज़न देख लेना चाहिए। अभी आपने जैसे बताया कि बोन प्रोफाइल भी, और ये भी हैबिट भी देख लें कि ये इस तरह की आदत भी तो है। और फिर दूसरा जो है ना, ऑर्थोपेडिक्स जो सर्जन्स हैं उनसे फिजिशियन वगैरह ओपिनियन ले लें, रिव्यू कर लें कि बेसिकली आवाज़ आती क्यों है। अभी जैसे जिनको प्रॉब्लम होगी तो डिस्क कार्टिलेज की वजह से आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उन्होंने बताया मोहरों में तो आवाज़ अमूमन किसी ज़्यादातर बीमारियों में तो आती नहीं है। नहीं, इन्होंने बोला कि शोल्डर्स में भी आती है, मतलब मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर बताया, मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर बताया। तो अगर ऐसा है तो इनको ऑर्थोपेडिक से रुजू करना चाहिए अगर तमाम जॉइंट्स के अंदर आ रहा है। तो अगर एक आध जॉइंट में होता है तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि बेसिकली ये फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड की बेसिकली वो होती है आवाज़। हमें ऐसा लगता है कि ये हड्डी की आवाज़ आ रही है। जॉइंट के बीच में जो वो कार्टिलेज और उसके साथ साइनोवियल फ्लूइड वगैरह जो होता है, उसकी वेरिएशन फ्रिक्शन होती है, बिल्कुल रगड़ जिसको आप कह सकते हैं। हमें लगता है कि ये बड़े रिलैक्स हो गए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी कॉलर थे, इनका हाथ के अंदर, जिनके हाथ में जलन भी होती है, हाथ खुश्क भी हो जाते हैं, इन्होंने बताया कि ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉब्लम, इसी तरह पाँव के अंदर भी कुछ लोगों का सेम प्रॉब्लम होता है, हथेली फटने की बेसिकली प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखें, ये जो बेसिकली होती वही ड्राइनेस की वजह से कि आपको अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो, अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो ये बेसिकली ड्राइनेस की यानी खुश्की की वजह से ही होती है। तो जो खुश्की के लिए पहले जैसे हमने अर्ज किया कि उस हिस्से को आप खुश्क ना रहने दें, तर रखें, अब वो किसी भी तरीके से रखें, कोई ऑयल वगैरह लगा, ये तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरी क्रीम वगैरह भी रखते हैं। देखें, इस्तेमाल करना और तरीके से इस्तेमाल करना दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर साहब मैंने तो गोली खाई थी, मेरे को आराम नहीं हुआ। आपने गोली तो खाई, गोली सही भी खाई आपने, लेकिन क्या आपने प्रॉपर खाई? सवाल ये, आपने प्रॉपर नहीं खाई, इस वजह से आपको आराम नहीं, यानी डोज के हिसाब से या वक्त के हिसाब से। एग्जैक्टली। देखें, अब इसमें ये भी है, जैसे अगर इनको खुदा न खासा हथेली में जख्म वगैरह होते हैं तो पाँव में भी डॉक्टर साहब जख्म हो रहे हैं, अगर जख्म होते हैं तो अपने डॉक्टर को दिखा के कोई भी आप दवा वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर जख्म नहीं है तो सिंपल जो भी लुब्रिकेंट है, कुछ चिकनाहट वाली चीज़ जो है वो उसको आदमी तर करके रखे, बिलखुसूस रात के टाइम जो है अच्छी तरह तर करके आप जो है उसको रखें और सुबह तक, ताकि वो तर रहे, वो सॉफ्ट रहे। उसकी केयर करें, बाकायदा सफाई रखें, उसकी सफाई करेंगे। उसके बाद उसकी जो है आप जो डेड स्किन होती है, मुर्दा जल्द होती है ऊपर की, उसको भी आप आस्ते आस्ते रिमूव कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं एडअप कर दूं कि एक तो ये कि जिनके ड्राई स्किन होती है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो गई, हाथ की भी पैर की भी, यहाँ तक कि जैसे कॉलर ने बताया कि खून भी आ जाता है, तो इसमें तो सबसे पहले एक तो जैसे आप बता रहे हैं कि ऊपर से आपने टॉपिकली इसको ऊपर से किस तरीके से आपने लुब्रिकेटेड रखना है, अब आया ऑयल वगैरह या ऑइंटमेंट वगैरह, लेकिन इसका बेसिक कॉज जो लाइज इन द बॉडी, जिस्म के अंदर मौजूद होगा, वो है आपकी डिहाइड्रेशन, विटामिन सी की कमी, और आपको अपनी हाइड्रेशन, खाने पीने की चीज़ों को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तीसरा, वो पेशेंट जो ओल्ड एजड हैं और जो डायबिटिक हैं, उनको अपने पाँव के ज़ख्म जो सर्दियों के अंदर लग जाते हैं या फट भी जाता है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे जाके एहतियात करना होगी। क्योंकि कोशिश करें तो अपने पाँव जो डायबिटिक हैं अपने हमेशा कवर ही रखें सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ब्लीड हो जाता है, रप्चर्ड होता है या कोई ज़ख़म आ जाता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ज़ख़म बहुत देर बाद हील हो रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने और अच्छी तवज्जो दिलाई है आपने कि बिलखुसूस जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ ये आजमाइश का सिलसिला है तो वो ज़्यादा उसकी केयर करें, एहतियात करें कि इसमें बड़ा नुकसान होने का अंदेशा। मज़ीद कुछ कॉलर और भी हैं और ले लेते हैं। कॉल सुना दीजिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, मरहबा। बड़ा ही प्यारा सिलसिला मदनी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर साहब, बाज़ हज़रात को देखा जाता है कि उनका एक हाथ और एक पैर ठंडा होता है और एक हाथ और एक पैर यानी आधा शरीर गर्म होता है और आधा शरीर ठंडा होता है। एक हाथ एक पैर ठंडा और एक हाथ एक पैर गर्म होता है। तो ये क्या इस तरह से होना सही है और ये होता किस वजह से? और ये भी एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर साहब, हम सर्दी में कान के जरिए से हमें कानों के जरिए से हवा जो पहुंचती है, तो इससे कैसे बचा जा सके और क्या ये हमें ज्यादा असर करती है हमारे जिस्म को? इंशाल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। जी, मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं मूसालिन लियारी से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये, मेरा बच्चा जो है उसकी उम्र 15 महीने और उसका वजन 7 किलो है। उसका वेट नहीं बढ़ता और सीना उसका बिल्कुल जाम रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके मैदे में जख्म है। तो अजराए करम मुझे इसका जवाब इनायत फरमाएं। एक और कॉल दे दीजिए। मैं मोहम्मद उस्मान अत्तारी शकरगाह से बात कर रहा हूँ। ये मदनी क्लिनिक है कि पैरों की उंगलियों में खारिश और गल जाती हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब से कोई मशवरा है या कोई मुफ्ती? एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मोहम्मद बरकातुहू। बुरहाना तारहीन के शहर जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ठंड में जो है मेरा गला 1 महीने से ज्यादा बैठ गया, आवाज निकलने मतलब बहुत तकलीफ से आवाज निकल रही है। तो इसके बारे में कुछ मदनी फूल अदा करे, गला कैसे आवाज पतली करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल दे दीजिए। मदनी चैनल से ये पूछना चाहेंगे, हमारी वाइफ है, उनको मतलब ये 2-4 माह से जो है ना चक्कर आते रहते हैं, फिर पाई पे बैठे हुए भी और चलते फिरते भी। इसका कोई मदनी इलाज हो तो बताइएगा। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले कॉलर हैं, इनका सवाल, पहला सवाल तो ये है कि कुछ लोगों में इनको महसूस होता है कि सलमान भाई नीरो का है, अगर इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ये बेसिकली इस तरह की इंडिकेशन कंडीशन डिफरेंट होती है बॉडी में। इस तरह कमी होता है कि एक साइड आपकी ठंडी हो और एक साइड गर्म हो रही हो, तो डिफरेंट बीमारियां होती है। लेकिन उसके अंदर कोई पैथोलॉजी भी मौजूद होती है, हाथ पैर का की प्रॉब्लम होती है, ALS की कुछ बीमारियां उसके अंदर ऐसा हो सकता है। तो लेकिन डिप्रेशन भी होता है, उसमें झटके की भी शिकायत मिल रही होती है। खाली सिर्फ यही नहीं होता कि एक साइड ठंडी और एक साइड गर्म। अब उनके हाथ पैर के महसूस करने की भी सलाहियत वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है अगर वो बीमारियां हो तो। मतलब अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता है। उमूमी तौर पे नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल कोई ऐसी डिफरेंट और फाइंडिंग भी, इसके अलावा और फाइंडिंग दूसरी अलामत भी यकीनन उनमें मौजूद होंगी, तो बेहतर है जो भी इस्लामी भाई की ये शिकायत है वो अपने न्यूरो फिजिशियन जो हैं उनसे रब्ता कर लें। वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि वजह क्या है। कोई अंदरूनी तौर पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है जिसकी वजह से ये आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जो कॉल थी वो थी हमारे पास के डॉक्टर साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है और ये आम कंप्लेन है, और ये इस तरह की कंप्लेन के कॉलर जो होंगे ना उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगी कि इनका वजन भी नहीं बढ़ रहा है, सीना भी इनका ख़राब है, यानी परसिस्टेंट या क्रोनिक केस हुआ हुआ। 15 महीने का बच्चा है, कमोबेश 1.5 साल का, सही, और 7 kg वज़न है। 7 kg वज़न बच्चे का 15 महीने में इतना कम नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन इतना कम नहीं है कि जिसमें आदमी को परेशान होने लगे, क्योंकि ये अभी बेसिकली ग्रोइंग स्टेज है। ये ग्रोइंग स्टेज है, ये वक्त के साथ साथ कवर अप हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेन इशू जो है ना वो है सीना कंजेशन जो हो रही है, सीना जो हो रहा है इनको ख़राब जो हो रहा है वो असल में प्रॉब्लम है। अब वो सीना 15 महीने का बच्चा है, लाज़िम बात है खाने पीने का उसको तो इतना ख्याल नहीं होगा। वालिदैन होंगे जिस चीज़ का ख्याल करेंगे, उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके ओढ़ने का, उसके बैठने का, उसके रहने का, उसके सोने का जितना ख्याल है वो वालिदैन करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इन कॉलर हैं इस तरह के बहुत सारे पेशेंट होंगे। अब ये 15 माह का जो बच्चा है इसको एहतियातें जो कंजेशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि परसिस्टेंट फैक्टर मौजूद है जो रिपीटेड इन्फेक्शन करा हो रहा है। रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से कंजेशन हो रही है। अब बच्चा मुस्तकिल कंजेशन में हो रहा होगा तो ज़ाहिर ग्रोथ तो डिस्टर्ब होनी है। डेफिनेटली एहतियातें कौन कौन सी करनी है इस बच्चे को 15 माह के?
इसके घर वालों को सफाई वगैरह के हवाले से? देखें, छोटा बच्चा है, उसमें ये समझ लीजिए कि एहतियात तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होती है, ख़ासकर क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंट पावर होता है वो बहुत कम होता है, बड़ों की निस्बत छोटों में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमारी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और एक बात ये देख लीजिए, हाइजीन भी डॉक्टर साहब, हाइजीन तो है, लेकिन एक चीज़ और भी आती है कि अगर खुदा ना खासा थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो फिर उसमें ये है कि सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स वगैरह खुद से भी मरीज शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंट होता है ना, रेजिस्टेंस जो होता है बीमारी के खिलाफ, वो खराब हो जाता है, बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। किसी को इन्फेक्शन हो गया, खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है इसको, अब इसके का कपड़े बार बार बदलने चाहिए, और जिस चीज़ पे सो रहा है या कभी उल्टी भी कर दी, ये बदलना चाहिए या फिर इसको भी सिर्फ साफ कर देना चाहिए? इसमें क्या एहतियातें हैं? देखें, फीडर वगैरह ये भी कोई ज़रूरी चीज़ है? फीडर तो खैर वो एक समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ कि फीडर तो एक बीमारी की जड़ है, आपने बीमारी खरीद के दे दी है, सही, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा आपको मजबूरी ना हो तो एक अलग बात है। लेकिन यह है कि कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ हो कि बच्चे को खुद से चम्मच से पिला दें। ऐसी अगर स्टेज पे है कि वो चम्मच से पी सकता है तो चम्मच से पिला दें आप उसको। अगर जैसे अब ये 15 माह का बच्चा है तो 15 माह का बच्चा जो आराम से जो है ना वो पी सकता है, गिलास में या किसी चीज़ में, कप वगैरह के अंदर वो चीज़ पी सकता है, कोई मसला नहीं, आप उससे दे सकते हैं। उसमें जो आपकी सफाई का मेयार है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा अगर आप उसको कंपेरिजन करते हैं बॉटल से, बोतल वगैरह से अगर कंपेरिजन करते हैं तो कप का या किसी प्याले वगैरह का सफाई का मेयार काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा और तसल्ली भी रहेगी दिल को। मेंटली जो आसपास के जो चीज़ें, तकिया है, ब्लैंकेट है, उसमें जो चीज़ें होती हैं कि उसमें ये नोट कर लें कि कोई फर वगैरह चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई कारपेट वगैरह भी ज़रूरी है ना, सफाई तो होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल। देखें, अब जो चादरें वगैरह होती हैं बच्चों की होती हैं वो तो डेफिनेटली आदमी को चेंज कर देंगे, छोटी सी चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़, चादर बदल जाती, तकिया कभी नहीं बदलता। बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था मैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप तब्दील नहीं कर सकते, जिसमें फर डला हुआ होता है, कॉटन डली हुई होती है, कोई ऐसी चीज़ फोम डला हुआ होता है, उसको कैसे आप तब्दील करेंगे? उसका आसान सा सोल्यूशन यही होता है, तब्दील करना पड़ेगा। 15 माह का पेशेंट, 15 माह का बच्चा, मैं हल की तरफ आ रहा हूँ ना। उसमें आसान सा हल ये है कि एक्सपोजर कर दें आप सनलाइट के साथ, यानी धूप के साथ एक्सपोजर कर दें, एटलीस्ट कम से कम इतनी उसको रोशनी देते हैं धूप की। जैसे रात को सो के उठे हैं तो आप धूप में रख दें उनके बिस्तर, सिंपल सा तरीका है। डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट है इनको अगर स्टीम दिलाई जाए, इनके लिए स्टीम लेना कैसा है? स्टीम अच्छा है, इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनका सीना देखना पड़ेगा। अगर सीने में कंजेशन है और ब्रोंकोडायलेटर की जरूरत है, यानी कि अगर सांस की नालियों में जकड़न कहीं है तो वो स्टीम इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी इसके लिए। तो इट्स बेटर कि सीना उसको चेक कर ले। सीना चेक करने के बाद अगर उसको ऐसी कोई जरूरत होती है ब्रोंकोडायलेटर की तो वो उसको शुरू करवाई जाए और उससे उसको बेहतर चेकअप हो जाए, वो डॉक्टर से चेकअप करवा के फिर करा सकते हैं। अब जैसे ये बता रहे हैं रिपीटेडली इसको हो रहा है, अब जब रिपीटेडली हो रहा है तो उसको किस तरह क्योर करना है, वो छोटी सी एहतियातें करनी है आपने। बच्चे को एक तो एक्सपोजर नहीं करना है किसी खुली जगह के ऊपर, किसी ठंडी जगह के ऊपर, खिड़की के सामने, दरवाजे के सामने, पंखे के नीचे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना है। बच्चे को अगर बाथ भी दिलाना है तो कोशिश करें कि जो भी खिड़की वगैरह या वॉशरूम के अंदर कोई वो छोटे छोटे खिड़कियां होती है, रोशनदान होते हैं, उसको आप क्लोज कर दें और एकदम बिल्कुल ही गर्म पानी से एकदम वॉश ना कराएं, बिल्कुल नॉर्मल पानी रखें, एक जो टॉलरेबल हो, मतलब ठंडा भी नहीं हो और इतना गर्म भी नहीं हो। और फौरन उसको एक्सपोजर अब ठंडे मौसम में ना लेके आए, क्योंकि आप अगर बाथरूम को क्लोज कर देते हैं तो बाथरूम का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम फर्क हो जाता है, ज्यादा होगा, वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बाहर का फिर कम। हाँ बिल्कुल, एकदम आप एकदम बाहर लेके निकलते हैं तो वो भी वो गर्म सर्द का बच्चों को भी सर्दी लग जाती, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको कवर अप करके फिर आप लेकर आए। तो ये जब आप करके लेकर आएंगे तो ये एक स्टेप हो गया आपके केयरिंग का। दूसरा स्टेप होगा कि आपने उसकी हाइजीन रखनी है, उसकी सफाई सुथरा का ख्याल रखना है। बच्चों में अमूमन ये नहाने के बाद बाल खुशक भी तो नहीं की जाती? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसको कवर अप करके आए अच्छी तरीके से। बाल गीले होते हैं फिर बाहर घूम रहे होते हैं तो नुकसान होता है ना, वो नुकसान होगा। ये तो पेशेंट इसी तरह बनते हैं। 15 माह के बच्चे के लिए तो लाजिम है तो बाहर घूम नहीं सकेगा, वो तो घर में ही होगा। अभी फिर तो जिम्नन हो गया। हाँ, तो जो वो अगर ऐसे बच्चे जो नहा के फौरन बाहर निकलते हैं वो उनके लिए यकीनन वालिदैन को ख्याल करना चाहिए और क्योर करनी चाहिए उनकी। सर्दियों के मौसम में जो नहा रहे हैं, नहाने के बाद अगर तेल लगा लें तो क्या फायदा होगा?
बॉडी तेल लगाना वैसे भी सुन्नत। बिल्कुल फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है, क्यों नहीं है फ़ायदा। लेकिन ये है कि ड्राई कर लें, बाल को खुश्क कर लें, बालों को खुश्क कर लें, बॉडी पे तेल लगा सकते हैं। या नहाते वक्त जो है ना आपने जो पानी यूज़ कर रहे हैं बाल्टी के अंदर, उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें ताकि उसमें थोड़ी सी ऑयली पैदा हो जाए, तो आपकी स्किन जो है उसमें ड्राइनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो आपको उसमें फ़ायदा होगा कि नहाने के बाद एकदम खुश्की नहीं आएगी। डॉक्टर साहब ये तेल भी बता दें, तेल कौन सा जो घर में अवेलेबल है? बिल्कुल 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 नॉर्मल जो घर में अवेलेबल तेल होता है आप उसको इस्तेमाल इसकी कोई खास वैरायटी की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल तेल यूज कर सकते हैं। तो तीसरे कॉलर है इनके उंगलियों में खारिश, यानी पैर की उंगलियों में खारिश। पैर की उंगलियों में खारिश, देखें अब खारिश इनको उंगलियों में होती है या उनकी पोरों में होती है? ये बेसिकली पोरों में होती है डॉक्टर साहब। जो शूज ज्यादा, जिनका ज्यादा देर जूते पहनने का काम है, उनमें जैसे स्वेटिंग वगैरह, पसीने आने के बाद इन्फेक्शन हो चुका होता है। जी वही उसी तरफ आ रहा था कि उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो गई, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया उसका तो फिर उसकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। अगर खाली इचिंग है, खुश्की है, एलर्जी है, खारिश वगैरह हो रही है उसको, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जो भी आपके डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन होंगे, उनसे आप मशवरा कर लें, उनको चेक करवा दें कि स्किन के स्पेशलिस्ट से बेहतर है कर लें मशवरा। स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखा दें, और फंगल इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। उसका एक कोर्स होता है बाकायदा, थोड़े दिनों का, वो प्रॉपर तरीके से कोर्स करके फिर आप विजिट ज़रूर करें डॉक्टर को। होता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी डॉक्टर ने कोई दवा अगर लिख के दे दी है तो वो दवा अगर उसने कहा कि बेटा 5 दिन खानी है तो 5 दिन खाने के बाद वो खत्म कर देते हैं, उसके बाद दोबारा रिविजिट नहीं करते। आपको चाहिए रिविजिट करना जरूरी है। रिविजिट जब आप करेंगे तो वो आपको मजीद गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। हो सकता है दवा मजीद देनी पड़े आपको। हवाले से जो वो पेशेंट है जिनको पाँव में, ऐसे पेशेंट भी हैं पर से मुस्तकिल पसीने आने की शिकायत भी रहती है, और वो जूतों का बहुत देर तक इस्तेमाल हो रहा होता है, पसीना भी आ रहा होता है, तो इनके लिए जो सॉक्स होते हैं, मोज़े ख़ास नॉर्मल वाले पहन के रखें या कोई ख़ास किस्म के मोज़ों का इस्तेमाल कर लें तो पसीने की उसमें कमी भी होगी। देखें मोज़ों का जो सॉक्स का जो मटेरियल है ना, उसको आप गौर कर लें। अगर बहुत ज़्यादा बाद वक़्त सिल्की होते हैं मोज़े, इस किस्म के पॉलिस्टर मिक्स होता है, उसको यूज़ ना करें। अगर कॉटन के, प्योर कॉटन के हों तो वो आप यूज़ कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। चौथे कॉलर, इसमें सर्दी में डॉक्टर साहब इनका ये गले ख़राब की शिकायत है, ये इनको ही मेरे ख्याल से शायद आवाज़ का बेसिकली प्रॉब्लम है। तो इनके लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि ये गरगरे कर लें, स्टीम ले लें और गरगरे कर लें। सही ट्रीटमेंट लाजिमी बात है, वो डॉक्टर देखेगा तभी वो आपको एडवाइस करेगा। हम लोग यहाँ पे इनको एक सिंपल आसान सा हल ये दे सकते हैं कि गरगरे कर लें और स्टीम ले लें। जितना मैक्सिमम ये गरगरे करेंगे, जितना ज़्यादा गरगरे करेंगे, उतनी ज़्यादा स्टीम लेंगे, उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। गरगरे किस तरह, ठंडे पानी से कर लें या गर्म पानी से? नहीं, नीम गर्म पानी से। गरगरे नीम गर्म पानी से कर लें। अब चाहें तो उसमें कोई जो क्या कहते हैं अद्वियात होती हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, या सादा पानी के, सादा पानी ज़्यादा बेहतर, सादा पानी के भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। सही। तो दोनों सूरतों में आप गरगरे कर लेंगे। 2-3 दिन ये आप करके देखें, उम्मीद है इंशाअल्लाह से इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और अगर आपकी शिकायत बरकरार रहती है तो अपने डॉक्टर को चेक करवा लें, हो सकता है किसी मजीद दवा वगैरह की ज़रूरत ना हो आपको। डॉक्टर साहब एक और ये जो कॉलर थे, इनके 2 से घर वालों को प्रॉब्लम है, 2 या 4 कमोबेश 2-4 माह से इनको ना चक्कर आने की शिकायत आ रही है, चलते फिरते भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इनको ब्लड प्रेशर और खून, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की तरफ। बिल्कुल, इनको अगर चक्कर आ रहे हैं, वो चक्कर आने की बहुत सारी वजूहत बनती है ना। अब वो पूरा वर्कअप करना पड़ेगा आपको, थारोली चेक करना पड़ेगा कि रीज़न क्या होती हैं। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोई हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की तकलीफ भी हो सकती है, शुगर कम होने की तकलीफ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो भी है, ब्लड प्रेशर लो की शिकायत हो सकती है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी नमकियात की कमी भी हो सकती है। खुदा न खास्ता सर्वाइकल एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि गर्दन के मोहरों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। कान में कोई मसला हो, उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। चक्कर बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर थॉरोली वर्कअप करना पड़ेगा। लेकिन जनरलाइज हम इसको यूँ ले लें, जैसे फीमेल के अंदर जो चक्कर आ रहे होते हैं यंग एज में, वो अमूमी आयरन की कमी, खून की कमी, बिल्कुल इनको अपने ये चीजें बिल्कुल वर्कअप देखें। जब आप वर्कअप करेंगे तो लाजिमी है तो बेसलाइन तो डेफिनेटली करवाएंगे। बेसलाइन जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको खून की मिकदार जो बॉडी की है उसका भी आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। सही। और अगर खून की मिकदार कम होगी तो उसके हिसाब से जो भी है अद्वियात उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कवर किया जा सकता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों कुछ कॉल और भी आई हुई हैं, वो कॉल ले लेते हैं जी। कॉल सुना दीजिए।
मैं जमशेद बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। सर मेरा बेटा है एक 8 माह का, वो ना उसका गला और नाक बंद है, नजला जुकाम है, 8 माह उम्र है सर बच्चे की। सही, एक और कॉल दे दीजिए। गुजरात के हिंद से मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी अर्ज है कि पाँव के तलवे बहुत ही ठंडे रहते हैं और सॉक्स पहनने के बावजूद भी पाँव में बहुत ठंडी रहती है, इसके लिए कोई इलाज फरमाइए। इंशाअल्लाह सर। एक और कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है, इसका क्या वजह है, प्लीज बता दीजिए। पूरे जिस्म में दर्द होता है, बिल्कुल जब सुबह हम उठता है पूरे जिस्म में दर्द होता है, इसका क्या वजह है, मेहरबानी बता दीजिए। इंशाअल्लाह सर। डॉक्टर साहब एक ये जो कॉलर हैं, पहले भी जो कॉल की इन्होंने 8 माह का बच्चा है इनका, वही जो हमने अभी केस डिस्कस किया है जी, वही बात है कि इनका नाक गला ख़राब है, नाक ख़राब, नज़ला हो रहा है इनको, जो भी है। तो इसके हवाले से तो हमने एहतियातें भी अर्ज़ कर दी हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बता दिया है। छोटा बच्चा है, स्टीम अगर भाप अगर देने में उसको आजमाइश है तो उसका आसान सा तरीका ये होता है कि बच्चा अगर सो रहा है कहीं पे, तो किसी ऊंची जगह पे सो रहा है तो उसके करीब में ले जाके जो है थोड़ा सा दूर करके वो पानी वगैरह बॉईल करके जिसमें स्टीम लगा है वो आप करमाइश दे दें उसको, तो वो ऑटोमेटिकली स्टीमर मिल जाएगा। या फिर मार्केट में ऐसे स्टीमर भी मौजूद हैं, छोटे साइज़ के होते हैं जो डायरेक्टली जो एक आपकी फोकस कर रहे होते हैं, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे की तरफ स्टीम जाएगा वो। अरे साहब जी, जो दूसरे एक कॉलर हैं इन्होंने कॉल किया, इनके पाँव ठंडे रहते हैं, जूते वगैरह, ये ओल्ड एज पेशेंट लग रहे हैं। एक ये मुंह में तवज्जो इस पे दिलाना चाहूँगा कि जो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस मेरे को लग, इस तरह के जो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी जैसे डॉक्टर साहब जिनको इस तरह की शिकायत हो रही है, पाँव ठंडे हो रहे हैं, पाँव सुन हो रहे हैं, पाँव में चुभन हो रही है, नमनेस हो रही है या सुन बार बार हुए चले जा रहे हैं, तो अगर ये ओल्ड एज है यानी एज ज़्यादा है, 3-4 मतलब 40 साल के क्रॉस हैं और डायबिटिक भी हैं, तो इनको क्या क्या एहतियातें करनी होंगी? देखें, अगर खुदा न खासा शुगर के कोई मरीज़ हैं और उनमें ये कोई चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें उसको, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो आप ये तो छोटी सी चीज़ से बड़े मसले में खड़े हो सकते हैं। सही। जब आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी 50% ये तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। बकाया जो 50% हैं वो आप जो है अद्वियात के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपने जो भी डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज़ हैं, अगर डायबिटिक हैं अगर तो इनको फिर ये, और ये जिनकी कॉल है इनके लिए जो मनी मशवरा होगा इनके लिए ये होगा कि अपनी एक तो ब्लड शुगर चेक करवा लें। सही। दूसरा जो है अपने बॉडी की नमकियात जो है उसको भी चेक करवा लें, और हार्मोनल कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो वो भी चेक करवा लें, ठीक है ना। वो 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है ना आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे, वो आपको राइट डाउन करके देंगे, लिख के देंगे, तभी आप वो करवा पाएंगे और तभी आप इसके असल हल की तरफ जाएंगे। कंटिन्यूसली ठंडे रहना यकीनन सोचने वाली बात है कि लगातार ठंडे रहना, वाकई अगर ठंडे रहते हैं तो पसीना ज़्यादा आ रहा होगा, पसीने की वजह से इनको ये सिम्टम। पसीने का इन्होंने नहीं कहा कि पसीना, उन्होंने सिर्फ ठंड की बात की है। हाँ, तो उम्मन यही होता है ना, पसीने आ रहा होता तो उसकी वजह से पेशेंट की कंप्लेन ऐसी ठंड आ रही है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूरोपैथी वगैरह में इस तरह की फाइंडिंग बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सब ये तीसरे कॉलर हैं कि जिस्म में दर्द जनरलाइज है, पूरे जिस्म में दर्द है। अब पूरे जिस्म में दर्द होता है, एक उम्र बताई थी इन्होंने अपनी, उम्र नहीं बताई, इन्होंने बस दर्द बताया। अब पूरे जिस्म में इनके दर्द होता है तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात बन सकती हैं इनकी। एक तो ये है कि कुछ विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह की कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से भी कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की कमी भी होती है। लेकिन मेल है तो इसमें चांसेस थोड़े कम हैं। डॉक्टर साहब, मेल पेशेंट में भी विटामिन डी हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं उसमें, लेकिन रिलेटिवली बिल्कुल है। तो और ना वही बात है कि वर्कअप आपको करवाना पड़ेगा कि आप में किसी चीज़ की कमी बेशी तो नहीं है। अगर वो कमी बेशी होगी तो उसको आप पूरा करेंगे, ये सेटल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एहतियाती तौर पे जैसे विटामिन डी और कैल्शियम अगर जो उनको तब अपनी बैलेंस रखनी है तो कौन कौन सी देखिए, आजकल ठंडी मौसम के अंदर तो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक तो मछली बहुत अच्छी है आपके, सही, ठीक है, अंडे बहुत अच्छे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, दूध है आपका वो बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी चीज़ धूप।
यानी कि आप धूप में जितना एक्सपोज करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। धूप का इस्तेमाल ज्यादा करें। धूप का इस्तेमाल ज्यादा धूप करें। का भी कोई वक्त है या किसी भी वक्त जाके किसी भी वक्त में आप धूप ले अच्छा, सकते हैं। कोई जितना धूप का जितना मैक्सिमम एक्सपोजर होगा विटामिन डी इंक्लूड हो जाएगा। विटामिन डी से कैल्शियम वगैरह डेफिशिएंसी वगैरह जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि धूप के एक्सपोजर में जाए तो लाइट कलर के कपड़े आपके पास होने। सही। डार्क कलर के कपड़े आप पहनेंगे तो आपको वो फायदा नहीं होगा उसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी सर्दियों के हवाले से खाने पीने की हम लोगों को किस तरह की मज़ीद एहतियात है? एक आम कंसेप्ट है, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ग़िज़ा की मिकदार भी बढ़ जाती है, जैसे पाए वगैरह का मिकदार बढ़ जाती है, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जैसे पिछले सालों में करते हुए आए तो क्या इस साल भी वैसे खाते रहे, बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, बहुत कर रही थी। आसान सी चीज़ें हैं। अगर आप फ्रूट की तरफ आते हैं, सर्दियों की ग़िज़ा की तरफ आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मूंगफली है, चने हैं, तिल या उसके लड्डू हैं, और उसके साथ उबले हुए अंडे हैं, चिकन सूप है, और उसके बाद गाजर का हलवा है, किन्नू है, मौसमी है। रोक रहे हैं? नहीं, रोक नहीं रहा हूँ मैं। ये आपके मौसमी फल हैं। मौसमी यानी कि मौसम के साथ मौसम के साथ चीजें हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी में। आपने गाजर का हलवा बोला है अभी। हाँ, तो ये क्या खाना है? गाजर का हलवा जो होता है वो थोड़ा सा वो होता है अपना सर्दी का जो एक सौगात जिसको कहते हैं। गाजर का हलवा बड़ी थिक क्वांटिटी में होता है। घर की बात, घर में बनाएंगे अपने हिसाब से। देखें, जो भी बात करेंगे हम घर की बात करेंगे, मार्केट की तो बात नहीं। अगर कोई बाहर वाला गाजर का हलवा समझ जाए तो उसकी तो अब क्या गारंटी लेंगे? तो बाहर का गाजर का हलवा हमने खाना ही नहीं है ना। नहीं, उसकी तो हम कोई बात ही नहीं। गाजर का हलवा घर में जो चीज है घर में। तो ये सर्दियों में डॉक्टर साहब गाजर का हलवा खाना वाकई जरूरी है? कोई जरूरियात में जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये चीजें यूज करके अपनी बॉडी टेम्परेचर यानी कि सर्दी से आप महफूज रह सकते हैं ना। ये चीजें जो मैंने बताई, जैसे मूंगफली है, चने हैं, चने में जिंक वगैरह होता है, इससे फायदा होता है। मूंगफली के अंदर होता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो आपको डॉक्टर साहब ये तो जैसे आपने बताई ना, जैसे कोई यंग है, अभी यंग एज के लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल कर लें। अब जैसे कोई 30 साल से जायद हैं या 35 प्लस के हैं, इनका तो एक कंसेप्ट बना हुआ आ रहा होता है। अब जैसे सर्दी की आमद जब भी शुरू होती है, पाए वगैरह इस तरह के जो खाने पीने हैं वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये इनको वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए या इनको कंट्रोल कर लेना चाहिए? देखें, जो आपने बात की है पाए वगैरह की हवाले से, तो वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ है नहीं। कभी कभी ये यूज़ करते हैं और सर्दियों में ज़रा शौक से खा लेते हैं, तो थोड़ा सा गर्म आइटम होता है इसलिए शौक से खा लेते हैं लोग। लेकिन एहतियात करनी चाहिए। गरम का मतलब क्या है कि ये गरम किस तरह से है? इसलिए कि उसमें बहुत सारी लवाजमात होती हैं, फिर उसकी अपनी तासीर जो है वो गर्म होती है। सब तो इसके अपने भी तो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, कि मैं वो इसी तरफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपने जब ये चीज़ें ली तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपकी सेहत के लिए मुनासिब है या नहीं है। पता चला जी कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो ये खा रहा हो, उसके लिए नुकसानदेह है। जिसका ब्लड प्रेशर है या खुदा न खास्ता कार्डिक पेशेंट है, उसके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए डेफिनेटली नुकसानदेह। हर किसी के लिए नहीं है ये हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन ये सर्दी की आप कहते हैं मरगूब ग़िज़ा जिसको कह सकते हैं, बेसिकली वो है। तो वो एक था जमाना खाने का था, खा लिया। हर वक्त हर दफा तो नहीं ना ये चल। नहीं, इतना यूज कहाँ होता है। अब इतना तो नहीं होता कि घर में अगर सर्दियों का सीजन हमारे यहाँ अगर 1-2 महीने रहता है तो मेरे ख्याल में शायद ही 1-8 दफा बनता होगा, अगर किसी के घर में बनता होगा तो। लेकिन जो मरीज हैं वो एहतियात। सूप की मिकदार क्वांटिटी भी सर्दियों के अंदर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाहर का बाजार का भी सूप इस्तेमाल हो रहा होता है, और इसके सूप वगैरह का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कभी हो जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह वेरी होने का, डिस्टर्ब होने का चांस होता है। देखें, बात वही है ना कि जब आप इस किस्म की कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर, घर में अगर सूप बन जाए तो वो पी लें। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं और ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं तो बेहतर है ना इस्तेमाल करें। सही। देखें, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है उसके लिए भी सूप प्रॉब्लम करेगा। सही। उसमें नमक भी मिला हुआ होगा, उसमें बहुत सारी चीजें। बाहर का बाजार का जो होगा वो तो डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा। तो एहतियात कर लेनी चाहिए उसको, और अपने भी मालिक से मशवरा कर लेना चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरी कंडीशन इस चीज़ की इजाज़त देती है नहीं देती। डॉक्टर, एक पैटर्न हैबिट बनी हुई होती है ना कि शुरू से एक चला आ रहा है खाने पीने का निज़ाम, तो वो एज के साथ अपने खाने पीने के निज़ाम को अपने डॉक्टर से मशवरा करके रीचेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल,
बिल्कुल आपको चेक करा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और मेरे ख्याल में इसमें आपको बेहतर गाइडलाइन दे देंगे, जो भी आपके मौलिज होंगे वो आपको बेहतर गाइडलाइन इसमें दे देंगे। इसी तरह देखें, अब सब्जियां भी अगर आती हैं तो सब्जियां भी जो हैं सर्दियों में बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां, जैसे मेथी आ जाती है, पालक आ जाता है और उसके अलावा जो है मकई आ जाता है, उसके आटा, मकई का आटा हो जाता है और मकई की अपनी एक मुख्तलिफ किस्म की डिशें बन रही होती हैं। सही। तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं इस सीज़न के अंदर जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी एक 2-3 फ़ायदे ही आपको। एक तो ये कि आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब यही तो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि इन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, चीज़ें खानी भी चाहिए। अभी किसको खानी चाहिए इसका फैसला कौन करेगा? देखें, इसका फैसला तो लाज़मी बात है, अगर खुदा ना खासा मरीज़ है, अल्लाह ना करे मरीज़ है, तो फिर वो तो मशवरे से ही खाएगा ना। सही। ठीक है ना। ये तो हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि ये हमारी सर्दियों में एक तरह की ये सब सौगात है, ये सर्दियों में ही आती हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो इंजीर है, अखरोट है, ये इसी सीज़न में आते हैं। मेरे देखे हुए हैं पेशेंट इस तरह के, इस सीज़न में खाते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब है लेकिन फिर भी खा रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिलखुसूस ये ड्राई फ्रूट टाइप की जो चीज़ें हैं। देखें, अगर आप उस पर जाते हैं कि ड्राई फ्रूट इस सीज़न के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वाले काम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है कि ड्राई फ्रूट जो है ना, आपके जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उस पर बड़ा इफेक्ट। मतलब ये वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता तो अच्छा आएगा। तो सिर्फ वो ड्राई फ्रूट के अंदर जितना आप खा रहे होते हैं तो वो मिकदार कम होती है, लेकिन जो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल होता है वो दीगर जो बेहतियाती हो रही थी उसकी वजह से हाई, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ये मैं आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ड्राई फ्रूट वगैरह का जो हो जाता है। इसका यूरिक एसिड के अंदर इसका बहुत रोल है। हाँ। यूरिक एसिड वगैरह जिसकी एक चीज जब डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉनिटरिंग में रख लेना चाहिए। नहीं, देखें, बात वही है ना, जिसको अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज है, अल्लाह ना करे कोई मरीज है, किसी को सांस की तकलीफ है, तो उसको तो लाजिम बात है आप किसी चीज़ को खाने के लिए जो चीज़ उसको नुकसान दे वो तो आप मना करेंगे ही करेंगे। सही। लेकिन बकाया घर वालों के लिए तो नहीं मना कर सकते ना। बकाया घर वाले तो उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको इससे आजमाइश नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है, तो जो भी सर्दी में जो हमारी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिक से मशवरा इसमें कोई मिकदार भी है, कोई कम मिकदार में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जरूरी कि ज्यादा मिकदार में ही करे जाए। नहीं, एक मुनासिब जो मिकदार होती है, मुनासिब जो होती है वो आप यूज करें ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा तो वैसे भी कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने वाले तो वो ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, ज्यादा खा रहे होते हैं, तो वो एक मिसाल है ना कि चने की तरह खा रहे होते हैं, वो सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे कई मिसालें सामने गुजरती हैं कि अगर उनके सामने कोई ड्राई फ्रूट अच्छी क्वांटिटी में रख दें तो थोड़ी देर के बाद शायद आपको इतनी क्वांटिटी में नजर नहीं आएगा, वो फौरन चने की तरह खाना शुरू कर देते हैं। एहतियात करनी चाहिए जो भी चीज़ आपका। डॉक्टर कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं जी। मेरा ये सवाल है कि मेरी वादा मुहतरमा के घुटनों में दर्द है और इसके बारे में हम मदनी क्लिनिक वालों से एक सवाल करना चाहते हैं कि इसका इलाज बता दें। इंशाअल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारी वाक़या करो। सिलसिला मदनी क्लिनिक में डॉक्टर साहब से अर्ज है कि मेरे घर वालों की दाएं घुटने में अक्सर दर्द रहता है, इस हवाले से अगर कोई इलाज इरशाद फरमा दें। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये 2 कॉलर्स हैं और दोनों को ही कमोबेश घुटने की प्रॉब्लम है, एक को लेफ्ट साइड में और एज नहीं बताइए। इसको जनरल घुटना यानी घुटने की जो जनरल है उस पर ले लेते हैं डिस्कशन में। देखें, अब जो और एक होता कंसेप्ट ये भी है कि कुछ पुराने, जो आपको भी तजुर्बा होगा कि जिनको पुराने कभी जख्म लगे होते सर्दियों के अंदर वो रीपेन कर रहे होते हैं, दोबारा तकलीफ दे रहे होते हैं। जी देखिए, इसमें यही है कि अगर आपकी एज और वेट, वज़न दोनों आपकी ज़्यादा हैं तो ये बेसिकली आपकी तब्दीली आती है हड्डियों में कुदरती तौर पे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपकी जॉइंट के ऊपर जो है उसका लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो
इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करें। अगर उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो जो भी है अपने मॉलिज को दिखा के कि उसमें कहीं आर्थराइटिस चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, अगर उसमें हड्डी की तरफ से कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है तो उसकी कोई इनिशियल स्टेज, इब्तदाई स्टेज के ऊपर कोई होगी तो वो जल्दी कवर हो सकती है और उसको मज़ीद फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर एज स्टेज गुजर जाती है, आगे की तरफ चले जाती है, तो फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अपने मॉलिज से मशवरा कर लें ताकि उसके स्टेज का पता चल सके कि अगर आर्थराइटिक प्रॉब्लम है उनको तो उसको उसी हिसाब से कुछ अद्वियात, कुछ उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह होती है वो करवा के उसको सेटल किया जा सके। कुछ एहतियातें आपको बता देंगे मॉलिज आपके, वो आप करेंगे। थोड़ी सी अपनी रूटीन लाइफ को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा होता है, बाकी और कोई ऐसा मसला नहीं होता है, उसमें ये तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। दोनों को मेरे ख्याल में ये एडवाइस, दोनों कॉल्स कवर हो जाएंगी इसमें। सब ये जो आर्थराइटिस वगैरह इनको अपने कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स वगैरह अपने चेक करवा लें। बिल्कुल करवा लेना चाहिए, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। देखें अपने वज़न का, जैसे आपने बताया कि जो वज़न का बहुत बड़ा फैक्टर है, वज़न की वजह से भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसकी तरफ भी पेश, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता चले जा रहा है। तो वज़न की वजह से ये हो रहा होता है या कुछ और रीज़न भी हो रहे होते हैं? वज़न एक रीज़न हो सकती है, एक रीज़न हो सकती है ना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये एग्रीवेट कर देगा, उसको बढ़ा देगा। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ 40 साल में आपको प्रॉब्लम करती है तो आपको हो सकता है वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपको 25 साल में या 30 साल में वो प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, वेट को कंट्रोल करके रखना चाहिए, वज़न आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ही ज़्यादा मसाइल आपके लिए खड़े होंगे। सही। उतनी तो वो चाहे जॉइंट्स के नहीं, वैसे ही दूसरे मसाइल भी खड़े हो जाएंगे, सर्कुलेशन के मसाइल खड़े हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के मसाइल खड़े हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, कार्डियक के मसाइल हैं। मतलब वज़न ज़्यादा होने की वजह से तो बेइंतहा मसाइल। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है जिनके घुटनों की जो कंप्लेन है, अब ये दीगर और मुमकिन है मदनी चैनल के ऊपर और भी कॉलर्स हों जिनके घुटने की में प्रॉब्लम हो, इस तरह के पेशेंट मौजूद हैं, इनकी अवेयरनेस के लिए, जैसे लेट्स सपोज कि वो डायग्नोस्ड हो चुके हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट है, डायग्नोस्ड हैं, अब इनको ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको पता है अक्सर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो रहा होता है जिसमें इनकी पेन वगैरह एलिवेट किसी हद तक ख़त्म हो रही होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे सारे पेशेंट्स वगैरह के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है कि फिजियोथेरेपी रखें, घुटनों का एहतियात रखें या वज़न को मॉनिटर रखें? देखें जो ये उन पेशेंट के लिए जो डायग्नोस्ड हैं, देखें जो डायग्नोस्ड केस हैं, जो जिनकी तशख़ीस हो चुकी है कि इनको आर्थराइटिक चेंजेस हैं, अब वो कौन से स्टेज पे हैं, सही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर है, एडवांस स्टेज पे नहीं है, तो वो इजीली फिजियोथेरेपी से आप कवर कर सकते हैं। कोई सब इसमें एक आम कंसेप्ट ये भी हो रहा होता है, पेशेंट बड़े मिसगाइड भी हो रहे होते हैं कि डिफरेंट डॉक्टर्स भी स्विच हो रहे होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर को भी चेक करवाया जा रहा होता है। हर डॉक्टर की, हर एक की अपनी ओपिनियन हो रही होती है, किसी वक्त क्या चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, अमूमन इसका डिटेल एक बार वर्कअप हो रहा होता है। तो किसी ने बता दिया कि ये फलां डॉक्टर से मैंने इंजेक्शन लगवाया था तो घुटने मेरे फ़ायदे कर गए, एक कोई डॉक्टर का पता लगा है कि वो टांग को तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा के आपका दर्द ख़त्म कर देते हैं। क्या जिनको घुटनों का मुस्तकिल प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिक चेंजेस हो चुके हैं, रूमेटिक आर्थराइटिक चेंजेस हो चुके हैं, क्या इन चीज़ों से ये रिकवर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? ये कंसेप्ट है, इसको हम कुछ अरसे के लिए वक्ती तौर कुछ अरसे के लिए उसको कवर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इंजेक्शन का तस्करा किया, अब इंजेक्शन डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं, सही, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपकी जो तकलीफ है उसको कम करने का एक जरिया है। तो वो कुछ अरसे के लिए चल सकता है, वो महीना भी चल सकता है, वो 6 महीने भी चल सकता है, बाज़ कंडीशन में साल भर भी निकल जाते हैं, डिपेंड करता है। तो ये वक्ती तौर पर होता है। मेन जो चीज़ है मेरी अपनी नज़र में वो होती है, इम्पॉर्टेंट जो होती है वो आपकी फिजियोथेरेपी और आपकी जो रोज़ाना की लाइफ स्टाइल होता है ना, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेकर आनी होती है। जब आप ये थोड़ी सी तब्दीली लाइफ स्टाइल में अपनी, यानी कि रोज़मर्रा कामकाज में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएंगे, और तो ये आपकी तकलीफ को यकीनन ख़त्म तो करना नहीं, लेकिन हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, आप उसको मज़ीद नहीं बढ़ने देंगे। वज़न को कंट्रोल रखें, फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी बहुत आसान होती है, बहुत आसान फिजियोथेरेपी होती है। कुछ अरसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे तो आपने वो नाफिज कर लेनी है अपने ऊपर। सही, ये नहीं कि आपने वहां से करवा के आगे तो आप खत्म होगी कहानी, ऐसे नहीं है, आपने उसको नाफिज कर लेना है। डॉक्टर साहब, इसमें हम इंशाल्लाह एक तरकीब भी दे देते हैं, नमाज के पाबंदी जो लोग रखते हैं
और जो इंशाअल्लाह ज़वल नमाज की पाबंदी रखेंगे उनमें ये आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम है, घुटनों की जो प्रॉब्लम है, किसी हद तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि नमाज की जितनी भी पोजीशन है इट्सेल्फ फिजियोथेरेपी की एक फॉर्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सिलसिले में तो हमने जो अपना नमाज के ऊपर सिलसिला भी किया था और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था और उस पर कमात जो भी फ़वाइद हैं उस पर हमने बात भी की थी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सर्दी के हवाले से कुछ डिस्कशन की है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सामने डिस्कस की हैं। कुछ सवालात भी आए थे जिसके हम जहाँ तक मुमकिन हो सका जवाब दे सके। अगले सिलसिले के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर